रानी चिड़िया का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ बहुत ही कमजोर हो चुका था और वो पेड़ किसी भी वक्त टूट सकता था। मुझे अपने रहने के लिए कहीं और बंदोबस्त करना होगा। ये पेड़ काफी कमजोर हो चुका है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। वैसे भी मैं अंडे देने वाली हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से दाना लेने चली जाती है, मगर शाम से पहले पहले वहाँ पर तेज तूफान आने लगता है। तेज हवाओं और तूफान के कारण रानी चिड़िया का घोंसला गिर जाता है और वो पेड़ भी टूट जाता है। और जब रानी चिड़िया शाम को वापस आती है तो उसे अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत दुख होता है। अरे ये पेड़ इतनी जल्दी गिर गया। अब मुझे अपना सुरक्षित घर बनाने के लिए कोई और पेड़ देखना होगा, मगर मैं इतनी जल्दी कोई और पेड़ कैसे ढूंढूंगी। रानी चिड़िया क्योंकि अंडे देने वाली थी इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर रानी नया घर बनाने के लिए पेड़ की तलाश में निकल पड़ती है और वो खुले आसमान में उड़ते हुए पेड़ ढूंढती है कि अचानक उसकी नजर दो पेड़ों पर पड़ती है। तो रानी चिड़िया उन पेड़ों के पास आ जाती है और वो दोनों पेड़ों को देखने लगती है कि उसके लिए कौन सा पेड़ ठीक रहेगा। मेरा घर बनाने के लिए ये आम का पेड़ ही ठीक है, क्योंकि इस पर आम भी लगे हुए हैं और मुझे दाना लेने कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस आम के पेड़ पर ही घोंसला बना लेती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया उड़ती हुई उस आम के पेड़ पर बैठ जाती है, मगर रानी चिड़िया अभी बैठी ही थी कि वो आम हिलने लगता है और रानी चिड़िया को नीचे गिरा देता है। अरे आम के पेड़, तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? मुझे कितनी चोट आई है। मैं तो तुम्हारे ऊपर अपना घर बनाने वाली थी, मगर तुमने तो मुझे नीचे ही फेंक दिया। चली जाओ यहाँ से छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने ऊपर घर बनाने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम बहुत लालची चिड़िया हो, तभी तो मेरे ऊपर घर बना रही हो ताकि मेरे मीठे मीठे आम खा सको, वरना उस पेड़ पर घर न बना लेती तुम। नहीं पेड़, मैं बिल्कुल भी लालची चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अंडे देने वाली हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर घर बना रही थी ताकि मुझे दाना लेने कहीं दूर ना जाना पड़े। मगर तुम एक घमंडी पेड़ हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी घर नहीं बनाऊंगी। अब मैं उस सामने वाले पेड़ पर ही घर बना लेती हूँ, भले ही मुझे दाना लेने कितनी दूर ना जाना पड़े। इतना कहकर चिड़िया उड़ते हुए उस सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है। देखो आम के घमंडी पेड़, शायद तुम्हें पता नहीं कि पेड़ और पक्षी दोनों दोस्त ही होते हैं, मगर तुम दोस्ती के लायक नहीं। और फिर रानी चिड़िया वहाँ से अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ती है और फिर रानी चिड़िया कुछ तिनके जमा कर कर ले आती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद रानी चिड़िया उस पेड़ पर एक अपना अच्छा सा घर बना लेती है। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं। अब मैं अपने अंडे आराम से यहाँ पर दे सकती हूँ। मगर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में तेज बारिश और तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो आम का पेड़ जड़ से ही टूट जाता है और ये सब कुछ रानी चिड़िया अपनी खिड़की में से देख रही थी। और फिर सुबह होते ही रानी चिड़िया उड़ते हुए उस पेड़ के पास आ जाती है और उस पेड़ से कहती है, अब बताओ आम के घमंडी पेड़, अब तुम्हारी अकड़ कहाँ गई? अब तो तुम्हारे ये सारे आम भी खराब हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे ऊपर अपना घर नहीं बनाया, वरना मेरा घर भी गिर जाता। नहीं प्यारी चिड़िया, मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही किया था। मेरी सुरक्षा के लिए? मगर वो कैसे? देखो छोटी चिड़िया, मैं एक कमजोर और बूढ़ा पेड़ हूँ और मुझे पता था कि मैं किसी भी वक्त गिर सकता हूँ और अगर तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लेती तो तुम्हारी जान को भी खतरा था। और क्योंकि मेरे ऊपर आम लगे थे इसीलिए तुम आम की लालच में मेरे ऊपर ही घर बनाती, तो इसीलिए मुझे तुमसे सख्ती से पेश आना पड़ा। मगर ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था और तुम चाहो तो उस दूसरे पेड़ से पूछ सकती हो क्योंकि वो मेरा दोस्त है। आम के पेड़ की ये सारी बातें सुनकर वो छोटी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और उस दूसरे पेड़ की तरफ देखने लगती है। हाँ छोटी चिड़िया, ये आम का पेड़ बिल्कुल सही कह रहा है। ये बहुत ही कमजोर पेड़ था, इसीलिए ये किसी भी पक्षी को अपने ऊपर घर नहीं बनाने देता।
पेड़ जी, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर मुझे इस आम के पेड़ से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे बहुत बुरा भला कहा है। मैं तो इसको गलत समझ रही थी, मगर इस आम के पेड़ ने मेरी जान बचा ली। इतना कहते हुए रानी चिड़िया उस आम के पेड़ की तरफ देखती है, मगर वो आम का पेड़ तो मर चुका था। रानी चिड़िया को उस पेड़ का बहुत दुख था और उसे इस बात का दुख था कि उसने खामखा उस पेड़ को बुरा भला कहा। प्यारे पेड़, तुम मुझे हमेशा याद रहोगी और मुझे माफ कर देना। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्लो, आज बहुत काम है खेतों में, अकेला नहीं कर सकता मैं, तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। कालू जी, आज तो मुझे अपनी सहेली के घर दावत पर जाना है, मैं तो नहीं चल सकती आपके साथ। अच्छा ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, मगर मेरे आने से पहले भोजन जरूर तैयार कर लेना। इतना कहकर कालू खेतों की तरफ चला जाता है। कालू दिन भर खेत में काम करता है। कल्लू तो बहुत कामचोर है, अगर मेरे साथ आ जाती तो क्या जाता। सारा दिन काम करने के बाद कालू बहुत थक जाता है और वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, घर जाता हूँ और खाना खाता हूँ। और कालू घर वापस आ जाता है। कल्लो, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू जी, अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, मैंने तो खाना नहीं बनाया अभी। सारा दिन आराम करती रहोगी और घूमती फिरती रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू घर से बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है कि इतने में उसका दोस्त पप्पू कौवा आ जाता है। खैर तो है दोस्त, आज इतना तू गुस्से में क्यों है? बस यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी तो मेरा कोई काम नहीं करती, बस सारा दिन आराम ही करती रहती है। कालू की बात सुनने के बाद पप्पू उससे कहता है, अच्छा तो तू एक काम क्यों नहीं करता, तू दूसरी शादी कर ले। क्या दूसरी शादी? मगर इससे क्या होगा? देख यार कालू, मेरी तरफ ही देख ले, मेरी दो बीवियां हैं और तो और दोनों ही नौकरों की तरह मेरी खिदमत करती हैं। मैं तो सारा दिन ऐश में गुजारता हूँ, बड़ा रोब है मेरा मेरी पत्नियों पर। अगर तेरी एक पत्नी तेरा काम नहीं करती तो दूसरी तो करेगी ना, और इसे देख देख कर पहली वाली भी सुधर जाएगी। कह तो तू सही रहा है, मगर दूसरी कवि कहाँ मिलेगी? तू इस बात की फिक्र मत कर, मैं एक कवि को जानता हूँ जो तुझसे शादी भी करेगी और तेरी खिदमत भी करेगी। इसके बाद कालू जब घर वापस आता है तो कालू जी, देखिए तो सही, टीवी पर मेरा फेवरेट चैनल प्यारी टूनी चिड़िया की नई स्टोरी चल रही है। कितना जालिम है इसमें रानी चिड़िया का पति, मुझे तो जालिम पति बिल्कुल पसंद नहीं। देखो कल्लो, तुम तो सारा दिन बस टीवी ही देखती रहती हो और मेरा तो कोई काम करती नहीं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं पति जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो कल्लो, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तो दूसरी शादी जरूर करूँगा। देखो सोना, बहुत अमीर है मेरा दोस्त, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो ऐश करोगी ऐश। पप्पू भाई, तुम्हारे कहने पर मैं कालू कौवे से शादी कर लेती हूँ। इधर कालू कौवा अपनी शादी की पूरी तैयारी कर अपनी पत्नी कल्लो के पास आता है और उससे कहता है, कल्लो आज मेरी शादी है, कैसा लग रहा हूँ मैं दूल्हा बनकर? कालू, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, पहले से ही एक सुंदर पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। ठीक है कल्लो, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त पप्पू के पास, जरा उसे अपनी शादी की तैयारी तो दिखाऊं। इतना कहकर कालू कौवा अपने दोस्त पप्पू के घर चला जाता है। कालू कौवा जब अपने दोस्त के घर के बाहर पहुँचता है तो अरे आज आ ही गया हूँ तो मैं भी छुपकर देखता हूँ कि कैसे मेरा दोस्त अपनी पत्नियों पर रौब चलाता है। और जब कालू कौवा खिड़की से छुपकर देखता है तो इसे अंदर तो कुछ उल्टा ही नजर आता है। अरे पप्पू, अभी तक तुमने झाड़ू नहीं लगाई और वो गंदे बर्तन कौन धोएगा?
पत्नी जी, अभी कर देता हूँ सारे काम, आप नाराज मत हो। और तभी वहाँ पर पप्पू कौवे की दूसरी पत्नी आ जाती है। पप्पू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने दोस्त कालू कौवे से बोला कि हम तुम्हारी नौकर हैं और तुम्हारा हम पे बड़ा रोब है। मुझे कल्लू ने सब बता दिया है। अभी हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा हम पे कितना रोब है। इतना कहकर पप्पू कौवे की दोनों पत्नियां झाड़ू लेकर पप्पू कौवे की खूब पिटाई करती हैं। ये सब देखकर कालू को तो चक्कर से आ जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पप्पू ने तो मुझसे झूठ बोला, ये तो मुझसे ज्यादा ही मुसीबत का मारा है। भाड़ में गई दूसरी शादी, मैं अभी जाकर अपनी कल्लो को मनाता हूँ। कम से कम कल्लो मेरे साथ ऐसा तो नहीं करती। और कालू कौवा भागा भागा अपने घर वापस आता है, मगर कल्लो तो वहाँ से जा चुकी थी। अरे कल्लो तो सच में मुझे छोड़ के चली गई, वो जरूर अपनी माँ के घर गई होगी। और फिर कालू कौवा कल्लो के पास आता है। देखो कल्लो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो जल्दी अब घर वापस चलो। नहीं कालू जी, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ घर वापस। आपको पत्नी की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत है। देखो कल्लो, मैंने तो कोई शादी वादी नहीं की और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देखो कल्लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर वापस चलो। देखिए कालू जी, मैंने भी आपकी खूब मन्नतें की थी, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसीलिए मैं आपके साथ घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। आप जा सकते हैं। यूं कल्लो कालू कौवे को साफ जवाब दे देती है। वो मायूस होकर वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि उसने अपने पंजों पर खुद कुल्हाड़ा मारा था।